बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कोर्स फर्स्ट एड इन एमरजेंसीज ऑफ PMF बाय डॉक्टर माहिर जावेद फ्रॉम शाहरुख नरम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अनदर न्यू टॉपिक विच इज ड्रेसिंग एंड बैंडेज। हम ड्रेसिंग और बैंडेज पेशेंट की जो जिसे चोट लगी हो, हम उसकी ड्रेसिंग या बैंडेज किस तरह करते हैं। दिस इज द पिक्चर शोइंग ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस। ड्रेसिंग एंड बैंडेज, मरहम पट्टी हम किस तरह करेंगे उस पर्सन की जो जख्म हुआ हो जिसको, या फिर किसी की ब्लीडिंग हो रही हो, किस तरह हमने पीछे प्रीवियस पढ़ा। हम ब्लड ग्रुप कैसे देखते हैं, हम एपिडेक्सिस कैसे देखते हैं, हम स्टिचिंग कैसे देखते हैं। स्टिचिंग हो गई या फिर अगर कोई पर्सन किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई जख्म चोट लगी है तो हमने उसकी ड्रेसिंग या फिर बैंडेज यानी कि मरहम पट्टी हमने उस पेशेंट की किस तरह और किस तरीके से करनी है। ड्रेसिंग, हम ड्रेसिंग किस तरह पेशेंट की करेंगे। ड्रेसिंग को जख्म, वाउंड या चोट, जख्म को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वाउंड या चोट, इंजर्ड पार्ट ढांपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके दर्ज झेल मकासद यानी कि एम्स ऑफ ड्रेसिंग्स कौन से हैं, वो दर्ज झेल इन्होंने दिए हुए हैं कि हम जख्म को क्यों ढकते हैं, उसकी ड्रेसिंग क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, इसका मकसद क्या है ड्रेसिंग करने का। हमारे पास ये दर्ज से जिन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। जख्म को जल्दी ढांप कर खतरनाक जरासीम से महफूज करने के लिए, टू प्रिवेंट इंजरी फ्रॉम डेंजरस पैथोजेंस, हमने जख्म को क्यों ढांपना है, ताकि उसके अंदर कोई भी जरासीम जो खतरनाक जरासीम है वो अंदर ना जा सके और मुख्तलिफ बीमारियां ना पैदा करें पेशेंट के अंदर, इसलिए हम उसे ढकते हैं जख्म को। खून के बहने को रोकने के लिए, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है तो उसके नतीजे में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें क्या है कि ज्यादा ब्लड लॉस ना हो पेशेंट के अंदर से, इस वजह से हम जो ब्लीडिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, बैंडेज करते हैं, मरहम पट्टी करते हैं, टू असिस्ट इन कंट्रोलिंग ब्लीडिंग। क्या हम करते हैं, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम पट्टी करते हैं। जख्म को मजीद चोट से बचाने के लिए, जख्म को हमने दोबारा से उसको किसी जरासीम अंदर चले या कोई चोट लग जाए उससे बचाने के लिए हमने दोबारा पट्टी करी। जैसे अगर फिंगर कट गई है, आप फौरन उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगा के पट्टी कर लेते हो ना, ये तो नहीं उसे खुला छोड़ दिया ताकि आप दोबारा नाइफ इस्तेमाल करो तो वो दोबारा वहां पे कट आ जाए दोबारा से, इसलिए हमने उसे दोबारा मजीद चोट से बचाने के लिए उस जगह की हमने मरहम पट्टी कर देनी है। टू प्रोटेक्ट द वाउंड फ्रॉम अदर इंजरी, दूसरी चोट लगने से पहले हमने जो पहले जख्म हुआ है हमने उसको पट्टी कर देनी है ताकि उसको मजीद किसी भी तरह से हार्म ना पहुंचे, चोट ना पहुंचे। जख्म को खराब होने से बचाने के लिए, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए या पीप पड़ जाती है अक्सर लोगों को, उन चीजों से बचाने के लिए, कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, किसी भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए, या ताकि वो जख्म जो है, आपने सुना होगा अक्सर गर्मियों में जो जख्म है वो खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। हमने इन सूरत हाल से बचाने के लिए हम पट्टी करते हैं, टू प्रिवेंट और लेस इन्फेक्शन, बचाने के लिए या फिर लेस इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम जख्म को मरहम पट्टी करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जरासीम से पाक पट्टी जख्म, वाउंड और नुकसानदार एजेंट बैक्टीरिया और वायरस के दरमियान रुकावट का बाइस बनती है। सबसे अहम बात क्या है, जरासीम से पाक यानी कि जो स्टेरिलाइज पट्टी है, हमने प्रीवियस पढ़ा है स्टेरिलाइजेशन दी वाउंड में कि हमने जो पट्टी यूज करनी है, कोई भी कॉटन बड यूज करना है वो क्या हो, स्टेरिलाइज हो, ताकि किसी किस्म का जो जरासीम है वो जख्म के अंदर, जो खुला हुआ जख्म है उसके अंदर ना जा सके,
ठीक है। जरासीम से पाक पट्टी जख्म, वाउंड और नुकसानदह एजेंट यानी कि बैक्टीरिया और वायरस के दरमियान रुकावट का बाइस बनती है। अगर जरासीम से पाक पट्टी होगी यानी कि स्टेरिलाइज पट्टी होगी तो कोई भी जख्म जो हुआ है वो इसको प्रिवेंट करेगी। किससे प्रिवेंट करेगी? बैक्टीरिया और वायरस के दरमियान में वो एक ढाल बन जाएगा स्टेरिलाइज्ड जो अभी पट्टी होगी, ताकि उसके अंदर किसी किस्म का जो बैक्टीरिया और वायरस ना जा सके, अगर है भी तो वो खत्म हो जाए उस स्टेरिलाइज्ड चीज की वजह से, जिससे बहुत हद तक इन्फेक्शन की रोकथाम मुमकिन है। इसलिए तो कहते हैं हम एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया ना जा सके। फिर उसकी स्टेरिलाइज पट्टी हम उस पर अप्लाई करते हैं, उसकी स्टेरिलाइजेशन का हम खास ख्याल रखते हैं ताकि किसी भी किस्म का मजीद इन्फेक्शन ना पैदा हो और वो जो सूरत हाल है जख्म जो है वो मजीद उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी किसी किस्म का जख्म खराब ना होने पाए। पट्टियां जरियाने खून रोकने में स्टॉप ब्लीडिंग भी मदद करती हैं। जो पट्टियां हैं वो जरियाने खून को रोकने में क्या करती हैं? मदद करती हैं, किरदार अदा करती हैं टू स्टॉप ब्लीडिंग। खून रोकने के लिए पट्टियां क्या करती हैं? हम टाइट करके पट्टी बांध देते हैं या फिर हम टाइट करके, हमने देखा होगा हम कोई भी भालू या उससे को पकड़ लेते हैं तो ब्लीडिंग क्या है वो आहिस्ता होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। हमने देखा होगा हम सनी प्लास मोस्ट कॉमन, कोई जख्म हो गया तो हम उस पे एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट अप्लाई करके क्या करते हैं, फौरन हम सनी प्लास उस पे अप्लाई कर लेते हैं ताकि वो जो ब्लीडिंग है वो आना बंद हो जाए और उसमें फ्लोटिंग हो जाए। ड्रेसिंग मरहम पट्टी करना बहुत अहम और जिम्मेदारी का काम है। जो पट्टी हम कर रहे हैं वो एक अहम और जिम्मेदारी का काम है कि जो पट्टी है आपने की है पेशेंट को वो बिल्कुल ठीक तरह से की हो, उसकी स्टेरिलाइज्ड हो वो पट्टी, उसमें किसी किस्म का इन्फेक्शन ना फिर आगे जाकर पैदा हो। स्टेरिलाइजेशन का खास ख्याल रखा जाए, जो पट्टी हम कर रहे हैं वो स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए। अगर सही मेडिकल के कवायद ज़वाबित और असूलों के मुताबिक काम ना किया जाए तो हर किस्म के असरात इन्फेक्शन से पीप पस पड़ जाए। उन्होंने कहा है कि अगर आप स्टेरिलाइजेशन का खास ख्याल रखते हैं उस वक्त जब आप पट्टी कर रहे हैं पेशेंट को तो अगर सही मेडिकल के कवायद ज़वाबित के मुताबिक अगर आप नहीं काम कर रहे तो हो सकता है मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन उस पेशेंट को के जो जख्म हुआ है उसमें पड़ जाए। इन्फेक्शन पीप अक्सर पड़ जाती है तो वो जो जख्म है वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता। ठीक है, हर किस्म के इन्फेक्शन से पीप पड़ जाए तो मरीज के जख्म जल्दी ठीक नहीं होते हैं। उन्होंने कहा अगर आप कोई भी मेडिकल टर्म, अगर आप कोई भी ये असूल नहीं अप्लाई करते कि आप एंटीसेप्टिक अप्लाई करें या कोई भी स्टेरिलाइज आप करें उस एरिया को जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है या जहाँ चोट लगी है, तो हो सकता है वो जो पेशेंट का जो जख्म है वो मजीद इन्फेक्शन उसमें क्रिएट हो सकता है, पीप पड़ जाती है, बैक्टीरिया वायरस पे हमला कर देते हैं उस जगह पे, जिसकी वजह से वो जो पेशेंट है वो सेप्टिक शॉक में जाने का उसको खतरा होता है और खून में जहरीलेपन यानी कि टॉक्सिकीमिया से मौत वाक़या हो सकती है। अगर आप मोस्ट कॉमन बात है, अगर आप इन्फेक्शन हो गया, आप उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल मेथड नहीं अप्लाई करते, उसको स्टेरिलाइज नहीं करते, उस पर एंटीसेप्टिक अप्लाई नहीं करते, उसे मेडिकली बिल्कुल ठीक तरह से नहीं सही करने की कोशिश करते या फिर अक्सर लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते, तो आपने देखा होगा उनके जिस्म पे उस जगह पे जहाँ पे जख्म हुआ होता है वहाँ वाइट ऐसे पस के दाने बड़े बड़े बनना शुरू हो जाते हैं, जो क्या करते हैं आगे खून में वो जो पस है वो शामिल हो जाती है, जो कि खून में जहर पैदा कर देती है, टॉक्सिकीमिया क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से अक्सर मौत भी वाक़या हो सकती है। क्योंकि अगर गहरे जख्मों मसलन ऑपरेशन यानी कि गोली का जख्म, फायर आर्म वाउंड, खंजर चाकू का गहरा जख्म, स्टैब वाउंड जो गहरा जख्म होता है हादसा की वजह से गहरा जख्म, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया या कोई भी बच्चा ऊपर से नीचे गिर गया है, कोई भी पर्सन ब्लास्ट इंजरीज में आपने देखा होगा बहुत मोटे मोटे छर्रे होते हैं, किसी को हिट हो जाए, हड्डी टूटने से पैदा होने वाला जख्म में इन्फेक्शन हो जाए तो मरीज की हालत बिगड़ती चली जाती है।
ठीक है, उन्होंने ये बताया कि किस किस वजह से जख्म हो सकते हैं, जैसे ऑपरेट के दौरान, गोली की वजह से, खंजर चाकू लगने की वजह से, हादसे की वजह से, ब्लास्ट की वजह से, या फिर किसी की हड्डी टूट जाती है उस वजह से, जो भी इन्फेक्शन होते हैं अगर हम उसे एट अ टाइम ना कंट्रोल करें तो उस की वजह से जो मरीज है उसकी हालत खराब होती चली जाती है, बिगड़ती चली जाती है, जिसकी वजह से वो जो मरीज शॉक में चला जाता है और सेप्टिसीमिया की वजह से मौत वाकया हो सकती है, जिसकी वजह से अगर हम एट अ टाइम उस चीज को ना कंट्रोल करें, आपको अक्सर देखा होगा कि गोली लगती है तो हम एट अ टाइम अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं देते तो उसकी डेथ वाकया हो जाती है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट दी के हम किस तरह, हमारे मकासद क्या है कि हम किस तरह जो जख्म हुआ है हम उसके लिए हम मकसद क्या है कि हम क्यों उसको ढकेंगे, उसको हम ढांपेंगे, उस वाउंड को, जख्म को, हमारा एम क्या होना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए और किस तरह उसको प्रिवेंट करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड इज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द ड्रेसिंग एंड बैंडेज। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए बैंडेज के करने के लिए? ड्रेसिंग और बैंडेजेस के लिए कायदो ज़वाबित दर्ज झेल है। रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं इन्हें कायदो ज़वाबित को। नंबर 1 इज स्टेरिलाइज्ड, यानी कि जरासीम से पाक किए हुए सामान। आपका जितना भी सामान है, अपरेटस हो गया या फिर नीडल हो गई या फिर आपकी सिरिंज हो गई, ये सब कुछ क्या होना चाहिए? सामान ये सब क्या होना चाहिए? स्टेरिलाइज सामान होना चाहिए। उसमें किसी भी किस्म का बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बैक्टीरिया नहीं लगा होना चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। इन सब चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। और हर पेशेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि जो भी पेशेंट आए, हर पेशेंट के लिए, न्यू पेशेंट के लिए नया सामान होना चाहिए जो कि मुकम्मल तौर पे स्टेरिलाइज होना चाहिए। लेकिन ये हमारी मेजोरिटी हॉस्पिटल में है कि बिल्कुल स्टेरिलाइज सामान यहाँ नहीं अवेलेबल होता, जो कि एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट है हमारे इकोनॉमी में। स्टेरिलाइज जरासीम से पाक किए हुए सामान, स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट का आपने खास ख्याल रखना है। आप लोग ये चीजें पढ़ रहे हैं तो आपने इन चीजों का आगे अपनी फर्दर लाइफ में जाके हर चीज का अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि कोई भी आप पे आगे जाके यू पॉइंट ना कर सके। स्टेरिलाइज ड्रेसिंग, ड्रेसिंग जो है जैसे पट्टी हो गई, गॉज हो गया, रुइयां हो गई, ये सारा कुछ क्या होना चाहिए? स्टेरिलाइज ड्रेसिंग्स होनी चाहिए, जो कि बंद पैकेज में अवेलेबल होती हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे पास स्टेरिलाइज्ड कंपनीज की तरफ से अवेलेबल होती है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होने चाहिए, पायोडीन जिसमें हो गया, सिप्रिट हो गया, सिप्रिट स्वैप्स होते हैं, अब आ गए हैं, पायोडीन हो एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं अवेलेबल इन दी मार्केट, जो कि हम अप्लाई करते हैं उस जख्म को साफ करने के लिए। एंटीबायोटिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक मेडिसिन का बजरिया इस्तेमाल और टीके के जरिए इस्तेमाल। हमने एंटीबायोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करना है ताकि जो इन्फेक्शन है वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको हम खत्म कर सके, उसको हम प्रिवेंट कर सके में किसी भी फर्दर जरासीम की प्रेजेंस होने के लिए। जख्मों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको कोई भी चोट लगती है तो सबसे पहले आपकी मदर या कोई भी घर वाला ये कहते हैं ना, जल्दी से इसकी पट्टी कर लो ताकि जो जख्म है आपका वो खराब ना हो, उसके अंदर कोई भी फर्दर इन्फेक्शन क्रिएट ना हो सके। अगर पट्टी करने में देर हो भी तो फिर भी जख्मों को जरूर स्टेरिलाइज पैड से ढांप दिया जाए। उन्होंने कहा है अगर आप पट्टी करने में आपको देर भी हो जाती है, अगर आपके पास पेशेंट आता भी है और देर से आता है तो जरूरी नहीं कि आपने उसको नहीं पट्टी करनी, बल्कि उसके ऊपर क्या करें? स्टेरिलाइज पैड रख दें। स्टेरिलाइज हमारे पास पट्टी वगैरह अवेलेबल होती है, आप उस चीज से उसको जख्म को ढांप दें ताकि वो जो कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी इंफेक्शन है वो उसके अंदर ना क्रिएट हो सके। पट्टी करने से पहले खुद अपने हाथों को अच्छी तरह धोया जाए और पट्टी करने के बाद भी हाथों को साबुन से धोया जाए।
आप पेशेंट को डील कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको खुद साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि आप किसी दूसरे पर्सन को टच कर रहे हैं। तो हो सकता है आपके हाथ से कोई, आपने प्रीवियस पेशेंट को ट्रीट किया हो, उस वजह से कोई इन्फेक्शन आपके हाथों में भी आ गया हो। तो सबसे पहले आपने अपने खुद के हाथ धोने हैं, और आपने जब पेशेंट को ट्रीट कर लिया है, करने से भी पहले और बाद में भी, ताकि आप खुद अपने आप को प्रिवेंट कर सके, बाद में भी अपने हाथों को आपने साफ साबुन से धोना है, ताकि जो आपके हाथ में उस पेशेंट की वजह से कोई भी जैसी या कोई भी ब्लड ड्रॉप आया है, वो आगे जाके आपके लिए मसला ना पैदा कर सके। जख्मों को अच्छी तरह एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मसलन बायोडाइट या स्पिरिट से साफ किया जाए। जो जख्म है आपने उन्हें किससे साफ करना है? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जैसे कि मोस्ट कॉमन है कि आप कहते हैं स्पिरिट ले आओ या फिर पायोडीन ले आओ। इन चीजों से आपने जख्म को साफ करना है। पहली दफा ड्रेसिंग करते वक्त खून बहता है। जब फर्स्ट टाइम अगर बहुत गहरा जख्म है तो ड्रेसिंग करते हुए क्या होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, इसलिए प्रेशर बैंडेज की जाए। इसलिए हम कसकर प्रेशर बैंडेज उस जगह पे अप्लाई कर देते हैं, बांध देते हैं। जानवरों के काटे, जले हुए और पीप पड़ी हुई जख्मों को टांके नहीं लगाए जाते। ये तो मोस्ट कॉमन बात है कि अगर किसी जानवर ने काट दिया, जैसे कुत्ते काट देते हैं या फिर कोई बर्न हो जाता है, उस जगह से जगह जल जाती है या फिर उस जगह पे पीप पड़ जाती है, तो हम टांके तो नहीं लगाते उस जख्म को छुपाने के लिए, बल्कि हम उस पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीबायोटिक हम उस पेशेंट को देते हैं, उस पे अप्लाई करते हैं, ताकि वो जो जख्म है वो भर जाए, ना कि उस पे टांके लगाए जाते हैं। ड्रेसिंग पट्टी करना के वक्त जख्मों के ऊपर सांस ना ली जाए और ना ही खांसना चाहिए। जो ड्रेसिंग कर रहा है पेशेंट को भी कहें कि अपना मुंह दूसरी तरफ कर ले, अगर वो बीमार हो से किसी किस्म की खांसी ज्यादा आ रही है तो उसके दूसरी तरफ मुंह कर ले, ताकि वो जो उसकी सांस से या खांसी से, और आप खुद भी अपने फेस में मास्क लगा के रखें जब भी ड्रेसिंग करें, ताकि आपके थ्रू भी उस पेशेंट को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। दोबारा ड्रेसिंग के दौरान जुड़ी हुई पट्टी को उतारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालकर उतारी जाए। जो ड्रेसिंग आपने कर दी है वो बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा, चिपचिपी होती है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द उन्होंने जो बैंडेज होती हैं उनके इर्द गिर्द ग्लूड होती है, जिसकी वजह से वो जिस्म पे जाके जुड़ जाती है। जब आपने उसे उतारना है, खोलनी है ड्रेसिंग, तो आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन होता है, उससे कॉटन स्वैब लेकर आपने उसके इर्द गिर्द अप्लाई करना है और फिर उसको आराम से उतार लेना है। सेक्टिंग प्लास्टर को जिस्म से बाआसानी अलहदा करने के लिए स्पिरिट डालकर बाआसानी उतारा जाए। उसके बाद जो स्टिकिंग प्लास्टर होता है, जो स्टिक हो जाता है स्किन के ऊपर, उसको हमने उतारने के लिए स्पिरिट डालकर हमने बाआसानी उतारना है, ताकि जो पेशेंट है उसको अपनी स्किन पे ज्यादा खिंचाव महसूस ना हो, उसे तकलीफ ना हो। पीप पड़ी हुई जख्मों, जो सेप्टिक बाउंड है जिसके अंदर पीप पड़ी हुई होती है, उसको साफ हमने क्यूरिट से करना है, ताकि क्यूरिट एक तरह का हमारे पास सॉल्यूशन या कॉटन स्वैब होता है, जिससे हम जो पीप पड़े हुए जख्म होते हैं हम उसे साफ करते हैं, ताकि जो पीप है वो उस जख्म के अंदर से साफ हो जाए, और उसके ऊपर भी हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या फिर कोई भी ऑइंटमेंट अप्लाई करके उसे दोबारा से बैंडेज उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दी मकासिद क्या है, रूल्स क्या है ड्रेसिंग एंड बैंडेज करने के लिए। दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज। आई होप आप इसको रीड करें अपनी बुक से, इसे देखें। Now, if you have any doubt, then you can discuss after the exam, after these holidays. Thank you so much.